नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। टाइम व्यस्तता के कारण थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है रेगुलर वीडियो। आपको कल परसों से मिलने लग जाएगा, फिर से सुबह सुबह आपको टेस्ट मिलेगा और फिर दिन में 2-3 वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और ये एडुटेरिया का तीसरा सेट है, 150 क्वेश्चन होंगे और आपका टेस्ट है ये। ओके, टेस्ट है सभी का, आपको सारे क्वेश्चन पॉज कर करके अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपने इससे पहले किया है तो आपको रिवाइज़ करना है। 500 ही क्वेश्चन करके जाओ, लेकिन ये 500 क्वेश्चंस में से अगर आपके एग्ज़ाम में फिर से कोई क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से करके जाओ। ज़रूरी नहीं कि आप 50 टेस्ट लगाओ फिर जाओ एग्ज़ाम में तो आपका सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं होता है। 10 टेस्ट किसी ने अच्छे से लगाया है उसका सिलेक्शन गारंटेड हो जाता है, अगर वो 10 का 10 टेस्ट में उसने गलतियाँ अपनी सीख ली हो, कहाँ पर मैंने गलती की है और उसका अगर सुधार कर लिया हो उसने तो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और फिर आपको अंत में स्कोर बताना है, जहाँ भी आप बताना चाहें। किसी को कुछ पूछना हो तो मेरा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का वहाँ पर दिया हुआ रहता है, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट दूर कर रहा हूँ मैं आजकल, बहुत सारे लोग अलग अलग मैसेज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? पहले क्या आंसर हो जाएगा बताओ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तेलंगाना, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय। तो अब भारत का कोई भी ऐसा राज्य ऐसा नहीं है ना जिसमें रेलवे लाइन नहीं हो। भारत के सारे राज्यों में रेलवे लाइन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? इनको खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड ही होते हैं मुख्य रूप से जो चमकते हैं। तीसरा है कि बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल बड़ा ही मिस्टीरियस टाइप का एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे हवाई जहाज़ या पानी के जहाज़ गायब हो जाते हैं। वहाँ पर बोला जाता है कुछ एयर प्रेशर ऐसा है जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं बरमूडा ट्रायंगल। और ये कहाँ पर है? तो मैक्सिको की खाड़ी पर अगर आप देखोगे, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच का एक भाग है छोटा सा, कैरेबियन सी के पास में, तो वहीं पर है बरमूडा का ट्रायंगल। ये ट्रायंगल एक त्रिभुज नुमा शेप का आकार है, समुद्र में जगह है जहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होते हैं हवाई जहाज़ और एरोप्लेन हो गया या पानी का जहाज़ हो गया, इन सब चीज़ों का। बड़ा ही मिस्टीरियस है। ओके, तो ये कहाँ पर है? तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हमेशा जो भी चोटी होगा ऊंचा वो वलित पर्वत में पाई जाती है। वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा हो गया? रॉकीज हो गया अमेरिका में, एंडीज हो गया दक्षिणी अमेरिका में, हिमालय हो गया अपने भारत में, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा बी, नवीन मोड़दार पर्वत जो होते हैं इनको वलित पर्वत भी कहा जाता है। नवीन मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन जिसको कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र को परिवर्तित किया था? अपर्दन का जो चक्र होता है उसको। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? इनका नाम था पेंक। पेंक नाम है इनका। मुख्य रूप से अपर्दन के कारण प्रवाहित जल, नदियाँ, हिमानी और वायु और लहर है ना, ये सब अपर्दन करती हैं अलग अलग चीज़ों का। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो छठा आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा बांगर कहा जाता है। और नई कछारी मिट्टी को नई जलोढ़, कछारी का मतलब जलोढ़ ही होता है बंधुओं, और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। ओके, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? गंगोत्री हिमनद ही है भारत का सबसे बड़ा हिमनद। 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? तो रबर उत्पादन की जैसे ही बात आएगी ना, तो अत्यधिक वर्षा, क्या बोला मैंने? बहुत ज़्यादा वर्षा चाहिए रबर के पेड़ को, तो या तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य होंगे या तो अपने दक्षिण भारत के पश्चिमी तट के राज्य होंगे। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा बी, केरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है अभी भारत में। दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है? तो अपने सिक्किम का भारत है, जहाँ पर 100% ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं, यानी कि वहाँ पर खाद का उपयोग नहीं होता है बंधुओं, और वहाँ पर जो भी चीज़ मिलेगी आपको वो 100% ऑर्गेनिक होगा, है ना। 9 का आंसर सी हो जाएगा। 10 है कि नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। ओके, तो नॉर्वेस्टर होता क्या है? ये चक्रवाती तूफान होता है एक्चुअली, जो कहाँ पर बनता है बंधुओं? तो ये बंगाल की खाड़ी में बनता है। मई जून के महीने में जो बिहार में बारिश आती है ना, आंधी वाली, आम के मौसम में जैसे ही आंधी आती थी सब लोग आम चुनने के लिए बगीचे में जाते हैं, तो वो वाला जो बारिश होता है उसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। अब आप लोग जीवन में कभी नहीं भूलोगे, समझ गए ना। और इसका असर बिहार के पूर्वी भागों में पड़ता है जहाँ वर्षा के साथ ओले वगैरह सब गिरते हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी से उठ के आते हैं। ओके, नॉर्वेस्टर। थॉर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? देखो थॉर्नथ्वेट का पूछा है यहाँ पर। ओके, तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? इनका आता है सी, ए और छोटा वाला डब्लू, ए आंसर हो जाएगा, है ना। कोपेन का वर्गीकरण अलग है,
कोपेन का अलग है, थॉर्नथवेट का अलग है। आप अपना भी वर्गीकरण बना सकते हो। जैसे मेरा नाम अविनाश है तो मैं बनाऊंगा अविनाश का वर्गीकरण। मैं मरुस्थलीय क्षेत्र को नाम दूंगा M, मैं मानसूनी क्षेत्र को नाम दूंगा V, है ना। और कोई ऐसा जगह है जहाँ पर पर्णपाती क्षेत्र को मैं नाम दे दूंगा मान लो P, और कोई ऐसा जगह है जहाँ पर मानसूनी और पर्णपाती पाई जाती है तो मैं क्या बोलूँगा, उस वहाँ का वर्गीकरण है VP। समझ में आ गई होगी बात। तो ये थॉर्नथवेट महोदय हैं, इन्होंने CA छोटा वाला W बोला है। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है, 12 का क्या आंसर हो जाएगा, बंगाल की मानसून शाखा से, B आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करना। पूर्वी समर्पित मालभारा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है। जो पूर्वी है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में है। संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल एवं असम में बहती है संकोश नदी। ओके, संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश में असम बॉर्डर के निकट मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई संकोश नदी। ओके, बस इसको ध्यान में रखना, और ये असम और पश्चिम बंगाल में बहती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र एवं वहाँ पाए जाने वाले वृक्ष का मिलान सुमेलित नहीं है, ये पूछा है आपसे, है ना। यहाँ पर वृक्ष दिया हुआ है और पूछा है कि वो सुमेलित नहीं है। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि मध्य भारत देवदार, ये सुमेलित नहीं है। देवदार मध्य भारत में कभी पाया ही नहीं जा सकता। उसके बाद से उच्च हिमालय में साल के पेड़ कहाँ से पाए जा सकते हैं, तो B और D इसका गलत है। बाकी साल जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, देखो यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। देवदार आपको उच्च हिमालय में मिल जाएंगे, और साल का वृक्ष सबसे ज़्यादा सतपुरा के जंगल वगैरह सब में मिलते हैं। कहाँ पर, सतपुरा के जंगल में, मध्य प्रदेश का भाग है, यहाँ पर आपको साल वृक्ष खूब सारे मिलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति का पिता है क्रमशः, तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अर्नेस्ट बोरलॉग और स्वामीनाथन। निम्न में से सही है, खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर, राजेंद्र स्टेडियम पटना, मिथिलेश स्टेडियम पटना, इंदिरा गांधी स्टेडियम आरा। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा E, यानी कि खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर। कहाँ पर, खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर में है, और मिथिलेश स्टेडियम पटना में है, जबकि राजेंद्र स्टेडियम छपरा में है। ये कहाँ पर है, ये छपरा में है राजेंद्र स्टेडियम। और इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये पूर्णिया में है। तो यानी कि इसका B और D गलत था। ओके, राजेंद्र स्टेडियम कहाँ पर, छपरा में। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पर, तो ये है पूर्णिया में। बाकी मिथिलेश स्टेडियम पटना में ही है, खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर में ही है। विधान परिषद कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, तो 18 का आंसर हो जाएगा C। कुल 5/6 सदस्य जो होते हैं इनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अगला है धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विधेयक, विनियोग विधेयक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक को लगा दो D का 4, धन विधेयक हो गया A का 1, और वार्षिक वित्तीय विवरण हो गया B का 2, और विनियोग विधेयक 114 में। इसका आंसर हो गया A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। 19 का क्या आंसर हो जाएगा, 19 का आंसर हो जाएगा B। अगले पर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो 20 का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 164। ओके, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, 21 का क्या आंसर हो जाएगा, 21 का हो जाएगा मूल कर्तव्यों से है स्वर्ण सिंह समिति। और 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, और इसको शामिल किया गया था हमारे संविधान में। निम्नलिखित किस संस्थानों को विघटित नहीं किया जा सकता, तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा E, यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद ये कभी भी विघटित नहीं होते हैं। A और D इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, D, विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष किसको देता है, तो अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक पद पर बना रह सकता है, तो 6 माह के अंदर उसको अपना सदस्यता प्राप्त कर लेना होता है किसी भी सदन का। 24 का क्या आंसर हो जाएगा, A हो जाएगा। 24 का B हो जाएगा, B हो जाएगा, यहाँ पर A नहीं B होगा। 25 पर चलते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा, 25 का हो जाएगा A, विधानसभा। देखो, राज्य मंत्रिपरिषद हो या केंद्र का मंत्रिपरिषद हो, हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत उत्तरदायी अलग होते हैं बंधुओं, और सामूहिक उत्तरदायित्व तो अलग होती है। सामूहिक रूप से किसके प्रति होते हैं, तो लोकसभा और विधानसभा के प्रति होते हैं,
है ना। और जब व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके? व्यक्तिगत पूछेगा तो राज्यपाल, सामूहिक होते हैं तो लोकसभा और विधानसभा। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। 25 का आंसर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? 26 का हो जाएगा सुचेता कृपलानी ही बनी थी। 26 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी ये 1963 से 1967 तक रही थी। वही सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी 47 से 49 ईस्वी तक। 27 नंबर पर चलते हैं। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो पुंछी आयोग की रिपोर्ट केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया है, इसका आंसर ये हो जाएगा। पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, 2010 में आई थी ये। 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? 28 का हो जाएगा श्रम जो है वो समवर्ती सूची का भाग है। ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ट्रेजरी बिल आरबीआई द्वारा भारत सरकार को अल्प आवधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए जारी किया जाता है। यह 91 दिन का भी हो सकता है, 182 दिन का भी हो सकता है, 60 दिन का भी हो सकता है, 364 दिन का भी हो सकता है। ओके, क्या क्या बोला मैंने? 91 दिन का भी हो सकता है, 182 दिन का भी हो सकता है और 364 का भी हो सकता है। 60 नहीं, 364 का भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा प्रतिदिन कितने डॉलर से कम पर जीवन यापन करने पर निर्धारित किया जाता है? जैसे अपने भारत में है ना बीपीएल, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा भी है, और जो कौन बनाता है? वर्ल्ड बैंक बनाती है। उसने क्या डिसाइड किया है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 1.9 डॉलर से जिसकी कम आय है ना प्रतिदिन, वो क्या है? तो वो आपको अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित किससे है? 31 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना है, यही है स्वामित्व योजना। ग्रामीण मंत्रालय का है ये। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य या संघ शासित प्रदेश का सही क्रम कौन सा है? तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? ये कल भी हमने किया था। गोवा, सिक्किम और दिल्ली आ जाता है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले में। अगला है कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भूजोतों का औसत आकार कितना है? औसत आकार पूछा है आपसे। 33 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2.66 एकड़। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, इसका आंसर तो ये होना चाहिए। अगला है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण करता है, तो ये भी होना चाहिए। राज्यों को सहमत अनुदान के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है, तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा? तीनों ही कथन सही हैं, इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। तीनों ही कथन सही थे उसका बंधुओं। वित्त आयोग से इस बार ही क्वेश्चन पूछा था। नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, समुद्री संसाधन से है नीली अर्थव्यवस्था का संबंध। समुद्र का आप कितना ज़्यादा अपने संसाधन में शामिल करते हो, वही है नीली अर्थव्यवस्था। भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है? तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा बी, 2025 तक करना है। भारत सरकार द्वारा 2025 तक जन्म के समय औसत अनुमानित आयु 67.5 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहा है, बिहार की योजना नहीं, भारत सरकार की योजना। तो 37 का क्या हो जाएगा? 12,000 रुपये प्रदान की जाती है, जरूर ध्यान में रखना इसको। जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2024-25 तक सीधा सीधा पूछा गया। यूपीपीसीएस 2021 का क्वेश्चन उठा के देखना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यूपीपीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ। 19-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। 39 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6,11,804 करोड़ रुपए है बिहार का सकल राज्य घरेलू वर्तमान मूल्य पर, चालू मूल्य पर जिसको बोलते हैं। बजट 2020-21 में लगभग कितने विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, 15,000 विश्वविद्यालयों को आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा बिहार में। अगला है 20-21 में किस वर्ष तक ब्रॉडगेज रेल मार्ग का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? जो रेलगाड़ी चलती है ब्रॉडगेज, उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? 2023 तक लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही बढ़िया कदम। अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे? तो 15 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे बंधुओं। 42 का क्या आंसर हो जाएगा? सॉरी, 9 जनवरी को आए थे, 15 नहीं, 9 जनवरी 1915 को आए थे। ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 1915 ईस्वी में आए थे, मैं उससे कंफ्यूज हुआ। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। ओके, और प्रवासी दिवस हम इसी दिन मनाते हैं, इसको जरूर ध्यान में रखना।
अगला है प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। प्रांतों में शासन व्यवस्था की बात कर रहा है 43 का आंसर हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दिया इन्होंने, द्वैध, है ना, द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों में लागू की गई थी 1919 के द्वारा। और केंद्र में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू की गई थी, तो 1935 के द्वारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो हंटर का नाम जरूर याद रखना, विलियम हंटर। इसने क्या बोला था कि भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों का राजभक्त बना दो, भारत आसानी से टूट जाएगा, मतलब भारत का आंदोलन आसानी से कमजोर पड़ जाएगा। 44 का आंसर सी हो जाएगा। अगला है बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था। बिहार के गया में पहली बात तो कब हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है बिहार के गया में, CR दास जी के नेतृत्व में हुआ है। उस समय कौन था, 45 का क्या आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग था उस समय भारत का वायसराय। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। 1927 में ये 1928 में भारत आया था, 27 में इसका गठन हुआ था। भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी। नेहरू रिपोर्ट आप लोग पढ़ते हैं, नेहरू रिपोर्ट, ओके, उसी की बात हो रही है। अगला है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम लगाइए। लगा लेंगे भाई, ऐसा क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भगत सिंह को फांसी, बटलर आयोग का गठन। तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसमें से सबसे पहले आएगा 1927 में बटलर आयोग। उसके बाद से क्या आ जाएगा, उसके बाद से आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, कब हुआ है, 1930 ईस्वी में, 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज हुआ है नवंबर 1930 ईस्वी में। उसके बाद से है गांधी इरविन समझौता, कब हुआ है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। फिर भगत सिंह को फांसी कब हुई है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। पूना पैक्ट कब हुआ है, तो 1932 ईस्वी में हुआ है। एक एक घटना को कहानी के जैसे जिस दिन इतिहास पढ़ना शुरू कर दोगे ना, ये आपको दिन याद नहीं करना पड़ेगा इसका, ये आपको कहानी के तौर पर याद रहेगा कि अब कौन सा घटना घटित होगा, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ था, मैं अगर पूछूं आप लोगों से तो बताओ मुझे। बहुत दिन से गांधी जी जो थे, बहुत भारत में बहुत सारे आंदोलन उससे पहले हो रहे थे, जो मजदूर संघ वगैरह का आंदोलन है या भगत सिंह वगैरह का आंदोलन है, ये बहुत सारे चल रहे थे। तो गांधी जी ने इन आंदोलनों को देख के ही अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा मतलब ऐसा आंदोलन शुरू करना फिर से जो असहयोग आंदोलन के दौरान रद्द करना पड़ गया था चौरी चौरा के कारण, है ना। इसीलिए असहयोग आंदोलन जो है उसको पहला सविनय अवज्ञा, चंपारण को पहला सविनय अवज्ञा ही कहा जाता है, सत्याग्रह के तौर पर, है ना। एक घटना को दूसरे घटना से जोड़ो। बटलर आयोग क्या है, किससे संबंधित है, तो ये है देसी जो राजा थे उनसे संबंधित है, देसी जो राजा थे उनसे संबंधित है बटलर आयोग। भगत सिंह को फांसी हुई है, उससे पहले गांधी इरविन का समझौता हुआ है, और गांधी इरविन के समझौते से ठीक पहले क्या हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। कहानी की जैसे याद रखो। 48 का क्या आंसर हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अष्टप्रधान के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है। अष्टप्रधान सबसे पहली बात तो कहाँ पे थे, तो छत्रपति शिवाजी के जो थे ना, और उनका प्रशासन व्यवस्था उसी के भाग थे। तो 49 का क्या आंसर हो जाएगा, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। यह 8 मंत्रियों की परिषद थी, बिल्कुल सही। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था, तो ये भी सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये भी सही है। मंत्री का पद अनुवांशिक था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा कि केवल 4 गलत है। वर्ष 1933 में निम्नलिखित किसने कहा था कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे हैं। 1933 में, तो 50 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात 1933 में सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने घोषणा की कि महात्मा जी एक नेता के रूप में असफल रहे हैं। तो सुभाष बाबू भी हो जाएंगे, और विट्ठल भाई पटेल जो हैं सरदार पटेल के भाई, इन दोनों लोगों ने बोला था। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। 1839 ईस्वी की बात हो रही है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात आ रही है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला है निम्न से कौन युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है। युवा बंगाल आंदोलन, तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा, 52 का हो जाएगा डेरेजियो। डेरोजियो इनका नाम था, और ये यंग बंगाल आंदोलन चला रहे थे उस समय, जिसको पूर्ण रूप से युवाओं को पाश्चात्य सभ्यता में ढाल देना, भारतीय सभ्यता से नफरत कराना सिखा गया। इन्होंने गो मांस तक खाने शुरू कर दिए थे, पश्चिमी सभ्यता को इतना ज़्यादा इन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, इतने क्रांतिकारी तरीके से अडॉप्ट कर रहे थे, है ना। लेकिन राजा राम मोहन राय युवा बंगाल आंदोलन के विरोधी थे। उन्होंने बोला कि हमारी सभ्यता खराब नहीं है, कुछ खराबी जरूर है, हम उसको सही कर लेंगे, है ना। तो डेरोजियो जी थे, इन्होंने ही शुरू किया था।
निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख जी हैं, इनको लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में किसने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई हैं, उन्होंने स्थापित किया था मुक्ति मिशन। विधवाओं की शरण स्थली थी, क्या थी? विधवा महिलाएं जो होती हैं उनकी शरण स्थली थी। सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में बताना है आपको कौन से कथन सही हैं। ये है कि इसका उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। इसका गठन हिंदू पुनरुत्थानवादियों द्वारा सिखों में धर्मांतरण गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किया गया था। अकाली आंदोलन इस आंदोलन की एक शाखा थी। इसकी स्थापना 1873 अमृतसर में हुई। कौन से सही आपको ये बताना है। तो 55 का आंसर हो जाएगा कि ई आंसर हो जाएगा, सारे ही कथन इसके सही हैं, सारे ही चारों के चारों ही सही हैं। 56 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है आपको। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम 1830, शारदा अधिनियम 1939, हिंदू विवाह अधिनियम 1985, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि डी सही है। ओके, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये सही है, बाकी तीनों का मिलान गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 57 नंबर पर। निम्नलिखित में किस आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया था? देखो यहाँ पर ये शब्द गलत लिख दिया, ये आदिवासी विद्रोह बिल्कुल भी नहीं था, ये सन्यासी विद्रोह था, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पे ये पूछना चाहिए था किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ के माध्यम से फेमस किया था? तो सन्यासी विद्रोह को फेमस किया था। ये आदिवासी विद्रोह बिल्कुल भी नहीं था। भारत का पहला विद्रोह था सन्यासी विद्रोह, 1770 के आसपास का। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो 58 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, मधुकर शाह और जवाहर सिंह था नेता, और 1842 में हुआ है ये। पागलपंथी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हुआ था। ओके, और टीपू था और करम शाह पिता था, टीपू उसका पुत्र था। इन दोनों ने मिलकर विद्रोह किया था पश्चिम बंगाल में। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? 60 का आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। जहाँ पर इसका नाम आ जाएगा उत्तर भारत को पहले एक इसी ने किया था सबसे पहले। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ निम्नलिखित में कौन सा है? वैदिक गणित का 61 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, सुलभ सूत्र। ये वैदिक गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। पेरिप्लस ऑफ एरिथियस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अज्ञात नाविक समूह है, 62 का आंसर डी हो जाएगा। इस पुस्तक का लेखक हमें पता नहीं है। अगला है किस पुस्तक के रचयिता कालिदास हैं? तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखा है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त ने। महाभाष्य किसने लिखा है? तो पतंजलि ने लिखा है, पतंजलि। और ये अष्टाध्यायी पर टीका है महाभाष्य। और ऋतु संहारम किसने लिखा है? तो कालिदास जी ने लिखा है। 63 का आंसर डी हो जाएगा। मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहारम, रघुवंशम, महाकाव्यम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सब किसने लिखा है? महाकवि कालिदास। इनको क्या कहा जाता है? महाकवि कालिदास। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो 64 का आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल में हमने खेती करना शुरू किया था। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? नचिकेता जो है उसको अपने पिता से दंड मिलता है तो वो स्वर्ग चला जाता है, वहाँ पर वो यमराज से संवाद करता है कि ब्रह्म क्या है, जीवन क्या है ना। बहुत ही सुंदर संवाद है, तो बेहतरीन चीज़ है। आपको फुर्सत नहीं मिलेगा पढ़ने को, नहीं तो पढ़ते आप। नचिकेता का संवाद, एक बालक रहता है ये, है ना, और वो यमराज से सवाल करता है कि ब्रह्म क्या है, आप मुझे बताइए, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इस तरह की चीज़ें, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो 65 का क्या आंसर हो जाएगा? ये कठोपनिषद में लिखा हुआ है। उपनिषद भारतीय ज्ञान का वो खजाना है जिसको आज तक कोई भी ढंग से बता नहीं पाया पूरी दुनिया को। उपनिषद पूरी ज्ञान ही है, वो धर्म की बातें नहीं है, उसमें विज्ञान है, दर्शन है। तो कठोपनिषद नामक एक उपनिषद है जिसमें नचिकेता का और यम का संवाद है। यम यानी कि यमराज। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा, पूर्व आर्य काल से माना जाता है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो 67 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, होयसलों की राजधानी थी। होयसल वंश का राजधानी क्या था? द्वार समुद्र। और ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, द्वार समुद्र। मैं क्यों बता रहा हूँ कर्नाटक में है? क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है 2020 में क्वेश्चन कि द्वार समुद्र कहाँ है। 68 अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जिस क्वेश्चन में बोल रहा हूँ किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप उस क्वेश्चन में गलत कर रहे हो बंधुओं, तो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन अगर गलत होते तो आप पहले ही नीचे आ जाओगे। आसान क्वेश्चन कोई गलत नहीं करता, कठिन क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो चल जाता है ना। ओके, तारीख़ शेरशाही की रचना किसके शासनकाल में हुई है? तो 69 का क्या आंसर हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में हुई है। तारीख़ शेरशाही अकबर के आदेश पर अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखी गई है, और ये शेरशाह जो सूरी था उसके प्रशासन के सारे काम इसमें लिखे हुए हैं। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तुर्क बोला है। 70 का क्या आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश।
दीवाने अमीर कोही का संबंध किससे है? 71 का आंसर क्या हो जाएगा? कृषि से है, दीवाने अमीर कोही। और ये कब होता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि से संबंधित एक नए विभाग को बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT। पाल साम्राज्य का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 72 का आंसर हो जाएगा गोपाल को दिया जाता है। और पता है आपको, इसको बंगाल के लोगों ने चुनकर राजा बनाया था, ये कोई शासन हड़प के नहीं बना था, लोगों ने चुना था गोपाल को शासक, और इसने फिर गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का, तो 73 का आंसर हो जाएगा डी, मार्को पोलो को कहा जाता है। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वह वेनिस का निवासी था और 13वीं सदी में भारत आया था। काकतीय वंश का नाम सुना होगा, रुद्रमा देवी मूवी देखी होगी, तो वही वाला काकतीय वंश है। उसी के समय मार्को पोलो भारत आया था और चीन का भी यात्रा किया था इसने। तुतीनामा किस चित्रकार की प्रमुख कृति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी चीज़। 74 का आंसर हो जाएगा सी, दसवंत की है, UPPCS में पूछा है। निम्नलिखित में किसे सीरे अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया? 75 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दारा सिकोह ने करवाया, है ना। सीरे अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया दारा सिकोह ने। दारा सिकोह किस सूफी सिलसिले को मानता था, ये आपको मुझे बताना है, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका है मध्यकालीन भारत में। दारा सिकोह जो है वो एक सूफी सिलसिले को मानता था और बड़ा ही लिबरल शासक बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार दिया था इसको औरंगजेब ने। तो दारा सिकोह जो है वो किस सूफी सिलसिले को मानता था, ये आपको बताना है। तो इसी ने अनुवाद किया था सीरे अकबर का। 75 का आंसर सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में किसने किया था? सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया था? तो 76 का आंसर हो जाएगा ए, बहलोल लोदी ने किया था, 1451 से 1489 तक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान JP साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? 77 का आंसर हो जाएगा बी, हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग गए थे। कौन कौन भागे थे? जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह आदि के साथ भागने में सफल रहे थे। नेपाल पहुंचकर उन्होंने आज़ाद दस्ता का भी गठन किया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? तो 78 का आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी ने। बंगाल और बिहार के बीच में मुंगेर के क्षेत्र को सीमा माना था उसने। बिहार से प्रकाशित होने वाले किस समाचार पत्र के संपादक को हटाकर ब्रिटिश प्रशासन ने कनिंघम को संपादक नियुक्त किया था? 79 का आंसर हो जाएगा ए, बिहारी नामक समाचार पत्र के संपादक को हटाया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस बिहारी ने राय साहब की उपाधि धारण लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? VVI क्वेश्चन बहुत बार पूछा है BPSC ने। इसका आंसर हो जाएगा ए, महेंद्र प्रताप नामक मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया था। 81 पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश SCO का 9वां सदस्य बना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। 81 का आंसर हो जाएगा ए, ईरान। भारत पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य हैं। कौन कौन है मैं बता दूं? इसका मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले चले जाओ चीन, फिर जाओ रूस भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान अपना बहुत बड़ा दुश्मन है ना। पाकिस्तान पर आ गए, उसके बाद से कजाकिस्तान जाओ, फिर तजाकिस्तान जाओ, फिर उज्बेकिस्तान जाओ, फिर किर्गिस्तान जाओ, है ना। तो यही सब कौन है? तो ये सब, और ईरान तो है ही, तो 9 सदस्य हो गए इसके, उसको ज़रूर ध्यान में रखना। ओलंपिक 2020 के पदक विजेता और संबंधित खेल के मिलान में कौन से सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो 82 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया है ई, यानी कि बी और सी सही सुमेलित हैं। ओके, बी और सी। रवि कुमार दहिया कुश्ती 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल, उसके बाद से सी बजरंग पुनिया कुश्ती 57 किलो फ्री स्टाइल। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों गलत दिया हुआ है इसके हिसाब से, यानी कि ये दोनों जो आंसर हैं ये गलत मैच हैं। यानी कि जो बजरंग पुनिया है वो 65 किलोग्राम में है, रवि कुमार दहिया जो है वो 57 किलोग्राम में, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके, उल्टा लिख दिया दोनों को। अगला है, भारत की ओर से 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कप्तानी करने वाले विराट कोहली हैं। 83 का क्या आंसर हो जाएगा? तीसरे कप्तान हैं। ओके, इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी और अजहरुद्दीन जो हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन, उन्होंने कप्तानी की थी। UN के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, इनको चुना गया है। ओके, एंटोनियो गुटेरेस। निम्न से कौन सी महिला क्रिकेट टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच के दोनों पारी में अर्धशतक बनाया है। तो इनका नाम पूछा है आपसे, तो शेफाली वर्मा इनका नाम है, सब लोग जानते हैं, स्टार प्लेयर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? तो कनाडा में। 86 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका नाम है महमूद जमाल।
वहाँ के जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसमें नामित किया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे बड़े डायमंड की खोज की गई? तीसरा बड़ा डायमंड है 87 का आंसर हो जाएगा बी, बोत्सवाना में खोज की गई है। बहुत बड़ा डायमंड होता है ये सब, बहुत महंगा होता है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलें, चलो चलते हैं। 88 है कि विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 20 जून को मनाया जाता है। 89 निम्न से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, जीके टाइप का है। अल सल्वाडोर। कहाँ पर है ये मध्य अमेरिकी देश हैं। आप अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बीच में देखोगे ना, छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, तो वहीं पर हैं ये अल सल्वाडोर। निम्न से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? तो 90 का कैंस हो जाएगा। इनका नाम था डीको सिंह, दिग्गज मुक्केबाज थे। क्या नाम था? डीको सिंह, मणिपुर के रहने वाले थे ये। निम्न से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो 91 का कैंसर हो जाएगा, गुजरात सरकार ने। 92 है कि विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा? इसको ज़रूर ध्यान में रखना, 7.5%। मैं जल्दी ये आंकड़े याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब RBI बताता है कुछ, जब वर्ल्ड बैंक बताता है कुछ, जब भारत की सरकार बताती है कुछ आंकड़े, या जब IMF कुछ आंकड़ा बताता है, इन चार लोगों के आंकड़े ज़रूर ध्यान में रखना, है ना। इन चारों के मतलब अच्छे माने जाते हैं आंकड़े, इसीलिए इनको ज़रूर ध्यान में रखना। RBI और भारत सरकार का तो याद रखना ही रखना। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का मिला है? वाटर ब्यूरियल नाम है इसका। तो 93 का आंसर हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्व वीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है? 94 का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर बी, यानी कि RBL बैंक। 95 है, निम्न से किस राज्य की सरकार ने जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली की सरकार ने शुरू किया था इसको। 96 पर चलते हैं कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? किस देश को चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत को चुना गया है इसके अध्यक्ष के रूप में। कब से कब तक? 2022 से 2024 के लिए, 2 साल के लिए चुना गया है। ये भी ध्यान रखना, पूछता है कितने वर्षों के लिए बनाया गया इसको, है ना। निम्नलिखित में कौन वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल होने वाला भारत की आर्द्रभूमि नहीं है? तो 97 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, वाधावन आर्द्रभूमि और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, इन सभी को भारत से ही वेटलैंड में शामिल किया गया है। सुल्तानपुर हरियाणा में है, वाधावन आर्द्रभूमि सुल्तानपुर और भिंडवास जो है ऊपर वाले दोनों कहाँ हैं? ये दोनों हरियाणा में हैं। वाधावन और थोल जो है ये दोनों गुजरात में हैं। कहाँ हैं? ये दोनों गुजरात में हैं और ये ऊपर वाले दोनों हरियाणा में हैं। निम्न से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो 98 का कैंसर हो जाएगा, डी, राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? तो 99 का कैंसर हो जाएगा, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 100 पर कि निम्न से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार पूछ रहा है आपसे, तो 100 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, SV सरस्वती को सम्मानित किया गया है। सैन्य नर्सिंग सेवा उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती को ये पुरस्कार दिया गया है। नर्सिंग के लिए दिया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। 101 है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? 101 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका नाम है सजग। 102 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मालदीव के साथ हमने ये समझौता किया है। 103 है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार को संभाला है? 103 का आंसर है बी, अरुण कुमार मिश्रा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष निम्न से किसे नियुक्त किया गया है? 104 का आंसर हो जाएगा TV नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है CII का अध्यक्ष।
गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? 105 का कैंसिल हो जाएगा। मैदा बिलाल इनका नाम है, यही है विजेता। और इस क्वेश्चन में तो कुछ एक्सप्लेन करने वाला भी नहीं है, तो विशुद्ध रूप से करंट अफेयर है, आपको याद करना है, या वन लाइनर फैक्ट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 0 से 18 वर्ष तक की कुल आबादी का हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है? 0 से 18 यानी कि किशोरावस्था की बात कर रहा है मुख्य रूप से। 106 का कैंसिल हो जाएगा, 106 का हो जाएगा। 11% आबादी जो है इस आयु वर्ग समूह का वो बिहार में निवास करता है। बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस पक्षी अभयारण्य में किया गया? 107 का कैंसिल हो जाएगा, ई हो जाएगा। नागी नकटी जो डैम है पक्षी अभयारण्य जमुई में, वहीं पर किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ए और बी दोनों होगा। बिहार सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? सरकारी स्कूल में नामांकन के लिए अभियान शुरू किया गया है, इसका नाम है प्रवेशो उत्सव, प्रवेश का उत्सव। 109 बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल और शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है? तो 109 का कैंसिल हो जाएगा, बिहार के वीरपुर में स्थापित किया जा रहा है। और कहाँ पर है ये? तो सुपौल में है। ओके, 110 पर चलते हैं। बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को मार्च 2021 से मंजूरी दे देगी। इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा? 110 का कैंसिल हो जाएगा, इस पर 4,900 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नदी जोड़ो परियोजना है बिहार सरकार की, कोसी मेची जो नदी को जोड़ा जाएगा। किसको? कोसी और मेची नदी को जोड़ा जाएगा। 90% खर्च केंद्र सरकार देगी और 10% बिहार सरकार देगी। बिहार के किस साहित्यकार के जीवन में 45 मिनट की फिल्म संवादिया बनाई गई है? इस फिल्म का संवादिया बनाई गई है, संवादिया। तो 111 कैंसिल हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्य के जीवन, उनके नाम पर, उनके जीवन पर बनाई गई है, फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन पर, है ना। अगला है कि यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ 112 कैंसिल हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय होगा। बहुत ही आसान था। किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? किसी स्थान पर तो हमेशा क्या होती है? उत्तर दक्षिण ही तो होती है ना। कहीं पर भी जाओगे तो उत्तर दक्षिण ही होती है। 113 का कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। एक स्वतंत्र चुंबक को लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। उत्तर से दक्षिण नहीं होता, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। इसको जरूर ध्यान में रखना, नहीं तो ए आंसर मार देंगे बहुत सारे लोग। डी आंसर है 113 का, डी। 114 है टेस्ला इकाई है किस चीज़ की? तो 114 का आंसर हो जाएगा बी, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला। यूनिट पूछा है आपसे, टेस्ला कंपनी से मत कंफ्यूज करना। एमआरआई मशीन इनमें से किसका उपयोग होता है? एमआरआई मशीन में तो 115 का आंसर हो जाएगा, चुंबकीय तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। इसका डी हो जाएगा 115 का। एमआरआई यानी कि क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ही तो होता है। ये रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है एमआरआई। एमआरआई मशीन का नाम सुना होगा। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका 116 का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, गामा किरण। गामा जहाँ भी आएगा वहाँ पर वो सब उसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला है निम्नलिखित में किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ये पूछा है आपसे। तो 117 का आंसर हो जाएगा, हीलियम का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम सबका प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? 118 का आंसर हो जाएगा, अंतिम उत्पाद है इसका सीसा। ए आंसर हो जाएगा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा ही है। 119 नंबर पर चलते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। आर्यभट्ट। कब भेजा गया था आर्यभट्ट को? 1975 के आसपास में भेजा गया था। 1975 में ही भेजा गया था, है ना। 19 अप्रैल 1975 दिया हुआ है इसमें। ओके। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो ये लाल रंग का होता है। 120 का आंसर बी, नारंगी रंग का होता है, सॉरी, नारंगी रंग का होता है ब्लैक बॉक्स। दुर्घटना के बाद इसको ढूंढा जाता है। कहाँ पर लगा होता है पता है? ब्लैक बॉक्स प्लेन के पीछे या आगे भाग में लगा होता है ना। रिकॉर्डिंग होती रहती है पूरे प्लेन में, वो यहाँ पर स्टोर होता रहता है। इससे क्या होता है? प्लेन किस कारण से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये पता चल जाता है। और पीछे के भाग में ही क्यों लगा होता है? प्लेन का जब दुर्घटना होता है ना, तो बीच से प्लेन अक्सर टूट जाती है, तो पीछे का भाग और आगे का भाग अक्सर सुरक्षित रह जाती है। आगे का भाग अगर टकराता है तो भी पीछे का भाग सुरक्षित रहता है। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो 121 का आंसर हो जाएगा बी, संतृप्त वसा अम्ल होता है। सैचुरेटेड फैट होता है इसमें। 122 एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? 122 का कैंसिल हो जाएगा, अपघटक सर्वाधिक संख्या में होता है। अपघटक क्या होता है? जैसे घास है, घास को गाय ने खाया, गाय को शेर ने खाया, शेर मरा तो अब वो कैसे जाएंगे? तो सारे अपघटक आ जाएंगे शेर को खा। अपघटक यानी कि बैक्टीरिया, छोटे छोटे फंगस, इन सब की बात कर रहा है। तो अपघटक की संख्या सबसे ज़्यादा होती है ना।
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? 123 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रयोगशाला में पूछ रहा है तो खुराना ने किया था। ओके। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? 124 का क्या आंसर हो जाएगा? रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका। और इसमें भी अगर आपसे पूछता है तो मैं पढ़ देता हूँ। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन लाल रुधिर कणिका द्वारा पहुंचाया जाता है। लाल रुधिर कणिका रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों को से ऑक्सीजन को लेकर उसके शरीर में अलग अलग भागों में पहुंचाती है। तो है ना, कौन हो जाएगा? आरबीसी ही मुख्य रूप से होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो 125 का क्या आंसर हो जाएगा? ये अनुवांशिक रोग होता है। 125 का बी हो जाएगा। 126 है कि औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो 126 का क्या आंसर हो जाएगा? बी अमाशय में होता है। 127 है शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? 127 सबको पता होगा, हाइपोथैलेमस जो होता है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। 128 पर चलते हैं। निम्न से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? गेट होता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है। अलग अलग आपने आकार देखा होगा, इस तरह से आकार बने होते हैं। यहाँ पर आउटपुट होता है, यहाँ से इनपुट दिया जाता है ना। और नॉट गेट होता है इस तरह का, यहाँ से इनपुट दिया जाता है, यहाँ आउटपुट होता है। तो इसी गेट के बारे में पूछता है। यूनिवर्सल गेट किसको कहा जाता है? तो 128 का कैंसिल हो जाएगा। इसको बस याद कर लेना, पढ़ने मत बैठ जाना। NAND नैंड होता है, और नॉर। देखो नैंड किसको मिलकर बनता है? तो एंड गेट। और जब और गेट को मिलाते हैं तो नैंड गेट बनता है। और नॉर किसको बनता है? तो नॉट गेट। और गेट को जब मिलाते हैं तो नॉट गेट बनता है। तो इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। सी और डी इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। बाकी और, एंड, नॉट ये सब तो बेसिक गेट होते हैं। वह कौन से, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में काम होता है चिप बनाने में। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? 129 का क्या आंसर हो जाएगा? शुक्र ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? 130 का क्या आंसर हो जाएगा? ए बल और दाब के समान विमीय सूत्र नहीं है। MLT-1 किसका होता है? और MLT-2 जो होता है वो होता है बल के विभाग का होता है MLT-2, और दाब का होता है ML-1T-2। यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ा होगा 12th के 11th में। तूतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। कि इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो कॉपर CuSO4.5H2O को जाना जाता है। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित पूछा है आपसे। 132 का क्या आंसर हो जाएगा? डी इन्फ्लुएंजा में। इन्फ्लुएंजा, एड्स, हाइड्रोफीबिया, पोलियो इत्यादि प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है ना, उसी को खराब कर देते, जबकि इन्फ्लुएंजा श्वसन रोग से संबंधित बीमारी है। अगला है किस ब्लड समूह वाले में एंटीजन प्रतिजन अनुपस्थित रहता है? 133 का क्या आंसर हो जाएगा? ओ में रहता है। इसीलिए क्या है? यूनिवर्सल डोनर है ओ। और ए भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? 134 का आंसर हो जाएगा? कार्ल एवं बेंदा नाम था जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था। 135 है। 135 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? 135 का आंसर हो जाएगा सी, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। 136 है कि इनमें अम्लों का उसके स्रोत से सही मिलान कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसमें जो दिया हुआ है उसके हिसाब से ए और डी गलत है। एसिटिक एसिड जो होता है ये मुख्यतः विनेगर वगैरह में होते हैं, है ना। तो और डी टार्टरिक एसिड वगैरह जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आंसर मैं पढ़ देता हूँ आपको कि एसिटिक एसिड विनेगर में, बेंजोइक एसिड घास पत्तियों यूरिन में पाया जाता है, चीटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड इमली अंगूर। यहाँ पर के इसके हिसाब से डी गलत दिया हुआ है, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए था ये। ओके 136 का ई आंसर दिया है। अगले वीडियो में आपको चेक करके बता दूंगा, आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो 137 का क्या आंसर हो जाएगा? ई हो जाएगा, यानी कि बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरोडम ये तीनों ही एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। जर्मन सीड बल किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर होता है, इसमें जिंक होता है और निकेल होता है। इस हिसाब से कौन सा है? इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा, ई आंसर हो जाएगा। सोडा ग्लास मुख्य रूप से कौन कौन मिश्रित होता है? सोडा ग्लास की बात कर रहा है। तो 139 का क्या आंसर हो जाएगा? 139 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सोडा ग्लास मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका होता है। सोडियम कार्बोनेट और सिलिका कहीं पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर इसका ई हो जाएगा, है ना। और आज का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो जैसा भी लगा हो ज़रूर बताना, अपने मार्क्स ज़रूर चेक करना, जहाँ पर गलतियाँ की हैं उसको ज़रूर ध्यान से देखना।
लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 120 दिन का होता है। रेड ब्लड सेल की बात कर रहा है। आगे का मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। तो 140 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया आज के सेट का, और आज का टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। अपने टेस्ट के मार्क्स ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।